वेलकम फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में एक बार फिर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अध्ययन करते हैं। यह संवैधानिक विकास के ऊपर आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद से हम लोग संविधान निर्माण और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसी टॉपिक का ये अगले हिस्से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्ले और मिंटो दो व्यक्तियों का नाम है। यह मिंटो लॉर्ड मिंटो थे, जो तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे, जबकि यह लॉर्ड मार्ले थे और तत्कालीन समय में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या भारत सचिव के पद पर थे। और इन दोनों ने मिलकर के इस भारत परिषद अधिनियम का सृजन किया है। और ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि यह उदारवादियों को एक तरह का रिश्वत है। R.M. मुंशी हैं, भारत का तत्कालीन समय के विद्वान थे, नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। मुंशी जी ने इस पर कमेंट किया है कि यह तो भारत में उदारवादियों को दी गई एक रिश्वत है। आइए देखते हैं इस रिश्वत में क्या क्या हिस्से हैं। तो चूंकि ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देख रहे हैं कि इसमें विधि निर्माण में अब भारतीयों का भी सहयोग लिया जाएगा। और ऐसे ही पॉइंट अभी हम लोगों ने पिछले बार देखा था, प्रशासन में सहयोग। अब यहाँ पे विधि निर्माण में सहयोग की बात हुई, मतलब कानून निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया जा रहा है इस अधिनियम के माध्यम से। और बड़ी बात यह है कि वायसराय की जो परिषद थी, जो कार्यकारी परिषद थी, जो उनके साथ डील कर रही थी, जिसकी संख्या 60 हो गई थी इस समय तक, उसी परिषद में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति एंट्री कर रहे हैं। याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। यह सत्येंद्रनाथ सिन्हा है और इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। तो यह सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। यह वनडे से लेकर सिविल तक में प्रश्न पूछा जा चुका है। और बड़ी बात यह है, जानते रहिएगा कि यह उस कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। मतलब यह कानून के लॉ के जानकार थे, जो इस परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। अगला जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके लिए यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जाना जाता है, वह है पृथक निर्वाचक मंडल। इसमें मुस्लिमों के लिए या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और यह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होने का मतलब ये है कि यह इनको एक तरह से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब यह कंडीशन यहाँ पर करके अंग्रेजों ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और राज्य करो की नीति को यहाँ पर घोषित रूप से अपने सरकारी एजेंडे के रूप में शामिल किया। क्योंकि इससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी, लगातार भारतीय लोग प्रशासन में स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे। अंग्रेज इससे भयभीत थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं यदि सारे भारतीय एक हो जाएं और प्रशासन में जैसे भागीदारी धीरे धीरे दी जा रही है, वैसे ही इनकी एकता की वजह से उनका पत्ता ना यहाँ से साफ हो जाए। इसलिए प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए भी सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर हम भारतीयों के मध्य डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को उन्होंने लागू किया। फूट डालो और राज्य करो की नीति ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के शासकीय नीति के रूप में कब आती है, प्रश्न पूछा गया है, ये जानते रहिएगा, 1919 में। और यह जो प्रावधान था, स्पेशली यह देने वाला कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन समय में भारत का वायसराय था। चूंकि यह भारत में सामाजिक और धार्मिक स्तर पर विभेद पैदा कर रहा था और हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास था,
इसी को आगाह करते हुए मैं, हालांकि मार्ले बहुत इस पक्ष में नहीं थे, उन्होंने इस पर एक कमेंट किया है। उनका स्टेटमेंट आता है कि हम लोग सांप्रदायिक, जो ये निर्वाचक मंडल था उन्होंने कहा है कि भारत में सांप्रदायिकता को लाकर हम लोग यहाँ पर ड्रैगन के दांत बो रहे हैं। यानी सांप्रदायिकता को ला करके भारत में ड्रैगन के दांत बोया जा रहा था। उन्होंने ये कहा था कि इसकी फसल भविष्य में बहुत कड़वी होगी, और सचमुच में इस फसल की कड़वाहट बाद के कालों में हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो वर्तमान काल तक देखते हैं। जो दुख दर्द हम लोग सहते हैं, आपस में तनाव सहते हैं, इसके जनक अंग्रेज थे। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिकता का जनक कौन था? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो था, जो उस समय का वायसराय था। यह सब प्रक्रिया हो रही थी उसी समय। जिन मुंशी जी का नाम अभी हम लोगों ने सुना है, उनका बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम के द्वारा, यह प्रशासनिक सुधार के द्वारा भारत में जो नवजात या नए नवेले प्रजातंत्र को उभरते हुए हम लोग देखते हैं, नया या नवजात प्रजातंत्र जो उभर रहा था, उसको इस सुधार अधिनियम ने जान से मार दिया है। कहने का मतलब यह है कि यह जो किलिंग की प्रक्रिया थी या इस प्रजातंत्र को मारने की प्रक्रिया थी, वो इन्होंने किया था। यानी अब आपस में प्रजातंत्र तो आएगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए कि कड़वी फसल के रूप में फसल तो आएगी, लेकिन कड़वी फसल होगी, और वही जहरीला फसल बाद में हम लोग देखते हैं विभिन्न आधारों पर। तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 था। अगला है भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम 1909 था, और यह भारत शासन अधिनियम 1919 है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक वैसे भी यह भी दो लोगों के द्वारा लाया गया था, एक मॉन्टेग्यू और दूसरा है चेम्सफोर्ड। यह मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर या वायसराय थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर के यह अधिनियम लाया हुआ है, और इसमें पहली बार केंद्र और प्रांत या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये जानते रहिएगा, केंद्र और राज्य के जो शक्तियां थी उनको बांट दिया गया। केंद्र के लिए अलग शक्ति और राज्य के लिए अलग शक्ति, विषय टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिए गए, जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। केंद्र सूची, प्रांत सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची और अवशेष शक्तियां जैसी गतिविधियां। द्वैत शासन, याद रखिएगा, भारत में द्वैत शासन बहुत पहले से चला आ रहा था। हम लोग इसको स्पेशली एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेंस का भी एक विषय है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसके कुछ साक्ष्य देखे जाते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। बस इतना याद रखिए कि इस समय द्वैत शासन की परंपरा प्रांतों में प्रारंभ कर दी गई, यानी प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया। यह द्वैत शासन का मतलब है, शासन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, द्वैत का मतलब दो, मतलब दो आधारों पर शासन किया, दो लोगों ने शासन किया, इसकी चर्चा हो रही है। जो शक्तियां केंद्र और प्रांतों में बांटा गया, और प्रांतों को जो शक्तियां मिली, उन शक्तियों को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। कहने का मतलब ये है कि भारत में तत्कालीन समय में जो कानून बनाने की, विधायन करने की, कार्य करने के जो टॉपिक थे, उन टॉपिक को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ पर केंद्र कानून बनाएगा और कुछ पर प्रांत बनाएंगे। जो प्रांतों को कानून मिला उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। यही द्वैत शासन था प्रांतों में लागू होने वाला। इस अधिनियम के द्वारा पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब होती है? 1919, जबकि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना इसके बाद से 1935 में होती है। हालांकि दो सदन वाला विधानमंडल, जिसे बाद में हम लोग संसद भी कहते हैं, इसकी स्थापना इसी शासन अधिनियम के अंतर्गत होती है। द्विसदनात्मक विधानमंडल केंद्र में कब आता है? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जानते रहिएगा। तो जो यहाँ पे शक्तियां इनको मिली हुई थी, इसको दो आधारों पर डिवाइड कर दिया गया। पहले को कहा गया आरक्षित और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित।
हर आरक्षित जो विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, दो विषय थे। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा? सीधे सीधे गवर्नर जनरल। या आरक्षित विषय पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया होगी वो कौन स्टार्ट करेगा? तो गवर्नर जनरल और सरकारी पदाधिकारी। जबकि अनारक्षित जो थे वो विधानमंडल के जो भारतीय सदस्य नियुक्त होते थे, चुनाव के माध्यम चुनाव भी होने लगा था भारतीयों के सेलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग जब जब विधानमंडल में जाते थे उस समय के एक तरह से कहा जाए कि असेंबली में, तो वहां पर उनको कानून बनाने का अधिकार था, जिस विषय पर उसे हस्तांतरित विषय कहा गया। जो भी तत्कालीन समय में महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग हो गई या अन्य चीजें हो गई, उन सब पर कानून, उन सब को आरक्षित विषय में रखा गया और इस पर कानून गवर्नर जनरल बनाता था। जबकि एकदम से जो महत्वहीन टॉपिक थे, जैसे शिक्षा, सिंचाई, ऐसी गतिविधियां थी, वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए और उस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को या जो सिलेक्टेड भारतीय लोग थे उनको दिया गया था। तो इसमें भी थोड़ी सी धोखेबाजी की गई थी भारतीयों के साथ। यहाँ पे है पहली बार यह डिवाइडेशन आप देख ही रहे हैं, प्रांतों को आंशिक उत्तरदायित्व। आंशिक दायित्व का मतलब स्वशासन, स्वशासन का मतलब है और प्रांत कुछ विषयों पर स्वयं से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने लगे, वह केंद्र से निर्णय का या आदेश का इंतजार नहीं करते थे, बहुत सीमित साक्ष्य है। लेकिन मिला यहाँ पर आंशिक उत्तरदायित्व का दर्जा इनको मिला। और फिर अगला महत्वपूर्ण जिसके लिए इसकी किरकिरी हो गई वह है पृथक निर्वाचक मंडल में फिर से सुधार। यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब यहाँ पे मुस्लिमों को दिया गया, तो यहाँ पर मुस्लिमों के साथ साथ सिख धर्म के लोगों को भी इसमें जोड़ दिया गया। इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को थोड़ा और विस्तृत किया गया और भारत के बहुसंख्यक जनता से पहले तो मुस्लिमों को निकाला गया और फिर सिखों को एक साइड में किया गया और बाकी से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो यह पृथक निर्वाचक मंडल ऐसे बना। फिर इसके बाद से जो अगला जो हिस्सा है हम लोगों का, वो हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। किंतु जानते रहिएगा 1935 से पहले 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत लंदन में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा पत्र आया था। तत्कालीन समय के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1935 में कम्युनल अवार्ड को जारी किया था। यह सांप्रदायिक घोषणा पत्र, इसका मतलब होता है इसके अंतर्गत भारत में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाया गया और इसमें 3-4 अन्य लोगों को भी जोड़ा गया था, जिसमें हम लोग देखते हैं एंग्लो इंडियन देखते हैं, यूरोपी देखते हैं और इन दोनों को तो देख ही रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दलित वर्ग को, इसमें हरिजन को जोड़ा गया था और अन्य लोगों को जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर एक कम्युनल अवार्ड आया। ये भी प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाता है। और इसी से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने एक तरह से कहा जाए कि आमरण या अनशन किया था और विभिन्न गतिविधियां हैं, हिस्ट्री का विषय है, हम लोग देखेंगे आगे बढ़कर, बस जानते रहिए। अगला है महत्वपूर्ण रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जानते रहिएगा, इस भारत शासन अधिनियम की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियां थी। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं। और इस जो भारत शासन अधिनियम आया हुआ था, इसके 2 प्रारूप थे। एक था केंद्रीय प्रारूप और दूसरा था प्रांतीय प्रारूप। केंद्रीय प्रारूप के अंतर्गत एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अखिल भारतीय
संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसको सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और अन्य लोगों ने भी कहा था नहीं, हम लोग अखिल भारतीय कोई संघ नहीं बनाएंगे क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर बहुत से विभेद थे, हम लोग हिस्ट्री में चल के देखेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट था वो हम लोगों के यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, या जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय शब्द नहीं रखें, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पर प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ और इसको केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। फिर अगला जो पॉइंट था यहां पर प्रांतों को स्वायत्तता या पूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया। इसके द्वारा प्रांत अब थोड़े से और ज्यादा स्वायत्त हो गए, वो काम करने लगे, विभिन्न तरह की गतिविधियों के अंतर्गत अब वो भाग लेने लगे। तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान थे। और भी कई टॉपिक थे, हिस्ट्री के विषय हैं वो, उनको हम लोग इतिहास में देखेंगे। बस इतना ये जानते रहिएगा कि ये गतिविधियां हैं। और बड़ी बात ये है कि यह केंद्रीय प्रारूप लागू ही नहीं हुआ। लागू कौन हुआ? प्रांतीय प्रारूप। और जब प्रांतीय प्रारूप लागू होता है तो इसी के अंतर्गत 1937 में भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव में कितनी पार्टियां आती हैं, क्या होती है, सब हिस्ट्री का विषय है, हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले तक भारत का या पूरे संपूर्ण भारत का जो प्रशासनिक गतिविधि थी वो किस शासन अधिनियम के तहत चलती थी, अंतर्गत चलाई जाती थी? तो आंसर ज्यादातर लोग इसी को लगाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का। जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सारा प्रावधान आया तो, लेकिन ये लागू कहाँ हुआ? ये तो प्रांतों में लागू हुआ। प्रश्न तो ये है कि भारत का पूरा प्रशासनिक गतिविधि किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत या अधिनियम के अंतर्गत चलता था? प्रांत का थोड़ी पूछा गया है। प्रांत का पूछेगा तो आप लगाएंगे यह 1935, भारत का पूछेगा तो 1919। जब यह लागू नहीं हुआ तो इससे पहले वाला कौन था? तो 1919 का। यानी स्वतंत्रता से पहले यह गतिविधियां चल रही थी, हम लोग जानते हैं। अगला जो एक अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको जानना चाहिए तो वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जानते रहिएगा, यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह 4 जुलाई को ब्रिटिश 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश जो मंत्री वो संसद था, पार्लियामेंट था, उसमें यह भेजा गया। और वहां से पारित होने के बाद से जब ब्रिटिश सरकार के पास आया तो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश जो उस समय की महारानी थी या उस समय के जो सम्राट समझिए जो समझिए, तो 4 जुलाई 1947 को यह पास हुआ। यानी यह अधिनियम कब क्लियर होता है? 18 जुलाई 1947 को। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ या कब वह पूर्ण रूप में आता है? तो 18 जुलाई 1947 को। और यह कहा गया था कि यह 15 अगस्त 1947 को यह प्रभाव में आएगा, यानी अगस्त 1947 को प्रभाव में आएगा। और इससे यहाँ से अगस्त 1947 से भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद से भारत में 2 अधिराज्य होंगे, 2 गणराज्य होंगे। 2 यहाँ पर डिवाइड करने के बाद से 2 देशों के रूप में इसको बांटा गया। आप जानते होंगे पाकिस्तान
और इंडिया, इसका स्वतंत्रता दिवस यानी पाकिस्तान की आज़ादी का जो टाइम है वो 14 अगस्त है, भारत का 15 अगस्त है। क्यों है, हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। ज्योग्राफी वाले हिस्से में जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे उस समय की व्यवस्था है। तो ये गतिविधि हुई। भारत की राजधानी इस समय नई दिल्ली दिल्ली बन चुकी थी, जबकि पाकिस्तान जब यहाँ पे डिवाइड हुआ तो उसकी राजधानी कराची उस समय बनाई गई थी। भारत में उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल तत्कालीन समय में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वही बने रह गए, जबकि पाकिस्तान में वहाँ के जो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ के राष्ट्रपिता या वहाँ के उस देश के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये गतिविधियां हैं उस समय, बाकी सब इतिहास का विषय है। यहीं पर एक सीमा आयोग का गठन हुआ, ये बॉर्डर कमेटी थी, सीमा आयोग था। इसके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के मानचित्र पर एक पेंसिल के माध्यम से, पेन के माध्यम से रेखा खींचने का प्रयास किया था, बनाने का प्रयास किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन एरिया है, जो सीमा रेखा है, उसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, यह जानते रहिएगा। यह जो कंडीशन है वो कश्मीर वाले इलाके में नहीं बल्कि अन्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले इलाकों में ये सीमा रेखा है। यह भी जानते रहिएगा कि उस समय भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, भारत को एक जगह बीच में जमीन मिला, जबकि एक पाकिस्तान को 2 हिस्सों में जमीन मिला, एक भारत के पूर्व, एक भारत के पश्चिम। भारत के पूर्व वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसे पूर्वी पाकिस्तान, और भारत के जो पश्चिम में जो हिस्सा था उस समय उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। 1971 में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश बन गया। तो फिर पश्चिमी पाकिस्तान का नाम रहना ठीक नहीं था, इसलिए उनका नाम पाकिस्तान हो गया। तो अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो एक ही देश के 2 हिस्से हैं, और ठीक से आगे बढ़ के देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश के यह 3 टुकड़े हैं। तो बहुत सी गतिविधियां हैं, ये सब इतिहास का विषय है। अभी संवैधानिक गतिविधियों को हम लोगों ने देखने का यहाँ पर प्रयास किया है बृहद स्तर पर। अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो भारत में संविधान का निर्माण है, कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे होता है और कैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बनती है। इन्हीं सब तथ्यों के साथ पुनः एक बार हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।